नमस्कार साथियों, विद्या संकल्प चैनल में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चल रहा है। देखिए अध्याय 3.4 यानी बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य से संबंधित एक चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। एमसीक्यू स्टडी हुआ, सभी एग्जाम में बहुत कारगर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1764 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इससे पहले यानी इसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? तो ये है सर एलिजा एम्फे। देखिए कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्फे, जो वारेन हेस्टिंग के घनिष्ठ मित्र भी थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के किस धनी ब्राह्मण और भूतपूर्व अधिकारी को वारेन हेस्टिंग ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे के साथ मिलकर झूठे जालसाजी के मुकदमे में फांसी की सजा दिलवाई थी, जिसे न्यायिक हत्या कहा जाता है? ये थे नंद कुमार। देखिए महाराजा नंद कुमार ने हेस्टिंग पर घूस लेने के आरोप लगाए थे, जिसके बदले में हेस्टिंग ने कूटनीति से उन्हें फांसी दिलवा दी थी। चलते आगे। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में राजस्व वसूली को अधिकतम करने के लिए फार्मिंग सिस्टम यानी पंचवर्षीय ठेका प्रणाली या इजारेदारी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय इजारेदारी प्रणाली पूरी तरह से विफल होने के बाद हेस्टिंग ने 1777 ईस्वी में इसे बदलकर कितने वर्ष का ठेका कर दिया? तय कर दिया था 1 वर्ष का वार्षिक ठेका। देखिए असफल होने के बाद पंचवर्षीय योजना को हटाकर 1 वर्षीय योजना कर दिया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी के कार्यकाल में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी व्यवस्था 1793 में लागू की गई, जिससे जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया? तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की मदद से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को वसूले गए कुल राजस्व का कितना भाग कंपनी को देना तय हुआ था? ये तय हुआ था 10/11वां भाग, यानी लगभग 89%। देखिए जमींदारी की कुल वसूली 10/11वां भाग कंपनी को और शेष 1/11वां भाग स्वयं के पास रखना होता था। चलते आगे। अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त के तहत लागू किया गया वह कौन सा कड़ा नियम था, जिसके अनुसार यदि जमींदार निश्चित तिथि को सूर्यास्त से पहले सरकारी खजाने में टैक्स जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी? तो ये था सूर्यास्त कानून। देखिए 1794 ईस्वी में बने सूर्यास्त कानून के कारण बंगाल के कई पारंपरिक पुराने जमींदार बर्बाद हो चुके थे। चलते आगे। अगला प्रश्न, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट के काल के दौरान इंग्लैंड से भारत आने वाला धन का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया और भारत का धन बाहर जाने लगा। इस आर्थिक शोषण को अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी ने क्या नाम दिया था? ये नाम दिया था धन का निकासन, ड्रेन ऑफ द वेल्थ। देखिए बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी बंगाल के ही राजस्व से कपड़ा खरीदकर यूरोप भेजने लगी, जिससे धन का निष्कासन कहा गया। चलते आगे। अगला प्रश्न, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध कलकत्ता काउंसिल के षड्यंत्र का मुख्य केंद्र कलकत्ता के पास स्थित कौन सी अंग्रेजी कोठी यानी फैक्ट्री थी, जिसका प्रमुख विलियम वाट था? तो ये है कासिम बाजार। देखिए कासिम बाजार की फैक्ट्री अंग्रेजों की राजनीतिक साजिशों का मुख्य अड्डा था, जिससे सिराजुद्दौला ने युद्ध की शुरुआत में ही इसे जब्त कर लिया था। चलते आगे। अगला प्रश्न, बंगाल में अंग्रेजों के आधिपत्य के दौरान रॉबर्ट क्लाइव को मिले भारी धन और उपहारों की जांच के लिए ब्रिटिश संसद ने अंततः उस पर मुकदमा चलाया। उससे तंग आकर क्लाइव ने क्या कदम उठाया था? तो उसने क्या किया था? उसने 1774 ईस्वी में इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली थी। देखिए भारत से अकुत संपत्ति कमाने के बाद भी इंग्लैंड में आलोचना और मुकदमा के मानसिक तनाव के कारण क्लाइव ने 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। चलते आगे। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के ठीक बाद कर्नल मलेसन ने किस घटना को एक ऐसा मोड़ कहा जिसने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी? तो ये है प्लासी का विजय। देखिए मलेसन के अनुसार प्लासी की जीत ने अंग्रेजों को एक व्यापारी से सीधे राजनीतिक शक्ति के रूप में बदल दिया। चलते आगे। अगला प्रश्न,
1765 ईस्वी में जब बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था, नवाब नजमुद्दौला पूरी तरह से असहाय था। उसने क्लाइव से तंग आकर कहा था, यह नया शासक क्या है, मेरे पास केवल नाम है और सारा धन वे ले जाते हैं। तो इस प्रशासनिक स्थिति को इतिहासकारों ने क्या कहा, तो इसको कहा मुखौटा सरकार। देखिए, नवाब केवल एक मुखौटा था ताकि विदेशी शक्तियां जैसे फ्रांस और डच उस सीधे हस्तक्षेप का, जो फ्रांसीसी और डच जो भी उस समय शक्तियां थी, सीधे हस्तक्षेप इसमें नहीं कर पाती थी और भारतीय जनता भी विद्रोह नहीं करती थी। चलते आगे, अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, जिससे बंगाल का प्रशासनिक एकाधिकार अखिल भारतीय स्तर पर फैल गया? यह था चार्टर एक्ट 1833। जैसे चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। चलते आगे, अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब के कालक्रम के अनुसार अली वर्दी खां के ठीक पहले बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था सरफराज खान। देखिए, मुर्शिद कुली खां पहले थे, मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दौला था, फिर सरफराज खां था, फिर अली वर्दी खां था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने जब मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तो उसने वहां दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ क्या बनवाया था, जो आज भी पर्यटन स्थल है? तो यह मुंगेर का किला या खाइयां बनाया था। देखिए, मीर कासिम ने मुंगेर के ऐतिहासिक किले को सुदृढ़ किया था, मजबूत किया था, ताकि वहां अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखे। चलते आगे, अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के मैदान में हेक्टर मुन्नो की सेना के लिए दल बदलू सैनिक दस्ते ने शुरुआत में विद्रोह करने की कोशिश की थी, जिसे मुन्नो ने तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया था। ये कुछ भारतीय सिपाही थे, मिनोरिटी ऑफ प्रारंभिक कोशिश। तो ये देखिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए मुन्नो ने विद्रोह की कोशिश करने वाले सिपाहियों को अत्यंत क्रूरता से मृत्युदंड दिया था, उनको तोप के मुंह में दबा बांधकर उड़ा दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, प्लासी और बक्सर की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त धन राजस्व के कारण बंगाल को अंग्रेजों का क्या कहा जाने लगा, जहां से वे बाकी भारत को जीतने का खर्च निकालते थे? तो वह थे कामधेनु, यानी सोने की कुल्हाड़ी। चलते आगे, अगला प्रश्न, नवाब सिराजुद्दौला के उस वफादार दरबारी का क्या नाम था जिसने कलकत्ता पर नवाब की विजय के बाद अमीर चंद्र के साथ मिलकर अंग्रेजों से गुप्त घूस ली और फोर्ट विलियम की चाबियां आसानी से दोबारा क्लाइव को सौंप दिया? तो वह था माणिक चंद्र। देखिए, माणिक चंद्र ने घूस लेकर कलकत्ता का किला बिना किसी कड़े प्रतिरोध के रॉबर्ट क्लाइव ने हवाले कर दिया। चलते आगे, अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार दस्तक का अर्थ क्या था जिसका उपयोग बंगाल में होता था? तो इसका था मतलब सीमा शुल्क मुक्त व्यापार का परमिट या पास मिलना। चलते आगे, अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद शाह आलम द्वितीय को किस वर्ष तक पूरी तरह से इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों की कैद यानी पेंशन भोगी के रूप में रहना पड़ा, जब तक कि मराठों ने उन्हें वापस दिल्ली नहीं पहुंचाया? ये था 1772 तक। देखिए, 1772 में मराठा पेशवा के सेनापति महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाकर दोबारा दिल्ली के तख्त पे बैठाया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु 1775 में हुआ था। इनके मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके उत्तराधिकारी आसफुद्दौला के साथ कौन सी संधि की जिसके तहत बनारस पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व अधिकार हो गया? ये था फैजाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। चलते आगे, अगला प्रश्न, इतिहासकार स्मिथ के अनुसार प्लासी के युद्ध ने बंगाल के एक युग का अंत किया और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया। यह नया युग मुख्य रूप से किस नीति पर आधारित था? यह था व्यापारिक साम्राज्यवादी नीति। देखिए, इस जीत के बाद ब्रिटिश नीति व्यापार करने से हटकर भारत के राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों का दोहन करने में पूरा पड़ गई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक प्रशासनिक भाषा कौन सी थी जिसे अंग्रेजों ने 1837 ईस्वी तक बनाए रखा? यह था ऑप्शन बी होगा फारसी। देखिए, मुगलों की तरह बंगाल सल्तनत की आधिकारिक और न्यायिक भाषा फारसी थी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने अंग्रेजी में बदल दिया। चलते आगे, अगला प्रश्न,
मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए आर्मेनियाई मूल के किस प्रसिद्ध सेनापति को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था? ये था गुरगिन खान। देखिए, गुरगिन खान मीर कासिम का सबसे भरोसेमंद सैन्य कमांडर था, जिसने मुंगेर में तोप ढालने की तकनीकी विकसित की थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, क्लाइव के समय हुए श्वेत विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, जो मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेज अधिकारियों द्वारा की गई थी? तो यह था दोहरा भत्ता बंद किया जाना। देखिए, क्लाइव ने शांति काल में अधिकारियों को मिलने वाले दोहरा भत्ता बंद कर दिया, जिसके विरोध में केवल श्वेत यानी अंग्रेज सैन्य अधिकारियों ने विरोध किया था।